नमस्कार। जय हिंद साथियों। किससे भारत की आज़ादी की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 की। इससे पहले हमने चार्टर्ड एक्ट की सारी सीरीज जानी और 1853 का चार्टर्ड एक्ट जाना, जो कि एक चार्टर्ड सीरीज का अंतिम भाग था। अब 1857 की जो क्रांति हुई, इसके बाद से भारत में परिस्थितियां सब बदला चुकी है और ये नया एक कानून आया है, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या क्या हुआ, इसके हम प्रावधान जानेंगे। और कुछ साथियों का हमारे मैसेज आया है और उनका कहना है, कमेंट्स भी किए कि वाइट बोर्ड का इस्तेमाल हम करें तो विजुअलिटी और अच्छी आएगी, दिखने में बहुत सहूलियत होगी। तो आपकी ये बात बिल्कुल मान ली जाएगी और आपको विश्वास दिलाते हैं अगली वीडियो आप हमारी वाइट बोर्ड पर ही देखेंगे। और आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जानते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे। और तो ये 1858 के पश्चात क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए जो भी सुधार थे, उनका मुख्य उद्देश्य था 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना। इस कानून का लाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें बहुत सारे कारण निकलकर सामने आए थे, वैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए इस कानून को लाया गया था। और साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारत का उपयोग ब्रिटिश उपनिवेश के हित में करना था। मतलब घटना रोकना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत से जो उपनिवेश किया जा रहा था, भारत का जो दोहन किया जा रहा था, उसको बढ़िया तरीके से ब्रिटिश के लिए जारी रहे और पुनः वो करते रहे, इसलिए ये एक उद्देश्य ये भी था। और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी वो भी हम जानेंगे। उपनिवेशिक का मतलब ये होता है कि कहीं कोई भी राज्य पे या क्षेत्र पे या देश पे ऐसा शासन करना जिससे हमको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो और वहाँ का पूरी तरह से दोहन हो। वही अंग्रेज भारत के साथ कर रहे थे और ये कानून लाने का उद्देश्य भी यही था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सुधार किए गए थे कि 1857 जैसी क्रांति की विद्रोह दोबारा ना हो, लोगों में संतुष्टि भी बनी रहे। तो क्या क्या इसकी विशेषता, एक तो ये थी कि भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अभी तक क्या था, यहाँ तक हमने जाना कि भारत में जो शासन कर रही थी वो BEIC कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब महारानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर भारत हो गया, सीधा अधीन चला गया। और जो गवर्नर जनरल जो प्रमुख होता था भारत में, ब्रिटिश का प्रतिनिधि, उसका नाम बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया। अभी तक हमने जितने भी जाना कि ये गवर्नर जनरल आए, इतने गवर्नर जनरल आए, अब जो आएंगे इसके बाद भारत के वायसराय आएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। जो छात्र हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। यहाँ तक कि KBC अगर आप देखते हो कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें भी इस तरह से सवाल पूछे जा चुके हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, ध्यान रखिएगा। हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो वायसराय था वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। मतलब जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका प्रतिनिधि के तौर पे वायसराय भारत में अब काम कर रहा था। और जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट थे उनको समाप्त कर दिया गया। इससे पहले हमने जाना कि एक नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त करके जो द्वैत शासन प्रणाली हमने जानी थी, भारत में द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी, प्रशासनिक व्यवस्था कोई और देखेगा और जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कोई और देखेगा। उस व्यवस्था से भी काफ़ी रियासत के राजा महाराजा नाराज थे, भारतीय लोग नाराज थे। तो वो द्वैत शासन प्रणाली को भी लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पे समाप्त कर दिया गया कि अब द्वैत शासन प्रणाली नहीं चलेगी, भारत में सीधा शासन प्रणाली चलेगी। और द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर एक नए पद का सृजन कर दिया गया जिसको राज्य सचिव कहा जाता था, कि भारत का राज्य सचिव नाम दिया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्तियों को निहित थी।
मतलब जो राज्य सचिव था वो भारत में शासन करने के लिए सारी शक्तियां, वो कुछ भी अपनी उपयोग कर सकता था। वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। कौन था भारतीय राज्य सचिव? बनाया भारत के लिए, देखो चाल कि ये भारत का राज्य सचिव है, लेकिन ब्रिटिश संसद का वो सदस्य होना चाहिए था। ब्रिटिश संसद का सदस्य हो, कैबिनेट का सदस्य हो, और जो ब्रिटिश संसद थी उसके प्रति उत्तरदायी हो। वो अपनी सारी जानकारियां या अपनी जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश संसद को देता था। इनके अलावा और क्या क्या था वो हम अभी जानते हैं। जो हमने जाना उसके अलावा और क्या क्या था कि जो सचिव नियुक्त किया गया था, भारत का राज्य सचिव, उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई। इसमें 15 सदस्य होते थे। उनका काम सिर्फ इसको सलाह देना और इसकी सहायता के लिए परामर्श और सलाह देना था। इसके अलावा जो सचिव था वो अर्थव्यवस्था संबंधित और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जो भी विषय थे उनको मानने के लिए ये बाध्य था कि ये परिषद की राय मान सके इन 2 विषयों के लिए। बाकी अन्य विषयों के लिए स्वतंत्र था कि अगर और कुछ करना है कि भारत में कहीं जो भी विद्रोह है उसको दबाना है, जो लोगों की मांग है उसको दबाना है, लड़ाई झगड़े युद्ध जैसी भी स्थिति बनती है, सबके लिए वो स्वतंत्र था। सिर्फ ये 2 विषय थे जिसके लिए वो इस परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। और इसको अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करनी होती थी 1 साल में। 1 साल के अंदर अंदर अपनी सारे जो भी इसके द्वारा कार्य किए जाते थे उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को ये देते थे। इसके अलावा क्या जो हमारे भारतीय शिक्षित वर्ग था उन्होंने 1 नवंबर 1858 को इस अधिनियम को 1858 के अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि मैग्ना कार्टा एक ऐसा शब्द है जो बच्चे जो PCS, UPSC, SSC इस तरह के एग्ज़ाम्स की या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सवाल पूछा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या था, एक थोड़ी सी नज़र उस पर भी डाल लें। क्यों भारतीय शिक्षित वर्ग ने इस अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा? तो मैग्ना कार्टा की हम बात कर रहे थे। मैग्ना कार्टा क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं, छात्रों के काम की चीज़ है। 15 जून 1215 में जो ब्रिटेन के राजा थे राजा जॉन, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसके तहत ब्रिटेन था वहाँ भी राजशाही चलती थी। जो महारानी ब्रिटेन वाला हम शब्द देखते हैं कि ब्रिटेन की राजशाही, तो ब्रिटेन में भी राजशाही चलती थी। इस कानून के तहत, इस दस्तावेज के तहत राजा ने ये सुनिश्चित कर दिया कि वो भी प्रजा के प्रति उत्तरदायी है। उसकी भी अगर प्रजा के कुछ कर्तव्य है, जनता के कुछ कर्तव्य है, तो राजा के भी कुछ कर्तव्य है कि वो प्रजा के लिए ये चीज़ें करे। और यहाँ से ये ब्रिटेन में लोकतंत्र की पहली शुरुआत मानी जाती है। उससे पहले ब्रिटेन में भी राजशाही चलती थी। आज भी ब्रिटेन में राजशाही है, लेकिन आज ब्रिटेन का राजा सिर्फ नाम मात्र का, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति है कि भारत का प्रथम नागरिक है, लेकिन सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री चलाते हैं। ठीक उसी तरह ब्रिटेन का राजा एक राष्ट्रपति की भूमिका, हमारे देश के राष्ट्रपति से समझ लीजिए, उस तरह से भूमिका निभाता है। एक देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक है, लेकिन व्यवस्था वहाँ के प्रधानमंत्री चलाते हैं। और हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने बनकर वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक अलग ही इतिहास रच दिया कि जिन गोरों ने 200 साल हम पे राज किया, उन पर हमारे देश के एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर आए। अच्छा, मैग्ना कार्टा एक बच्चों को ध्यान रखने के लिए एक बात होता है। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग हमारे भारतीय संविधान में भी किया जाता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक, मतलब भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इस 12 से 35 के बीच में
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है कि उनके साथ उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इसलिए मैग्ना कार्टा शब्द और पूरी विश्व राजनीति में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस मैग्ना कार्टा का उपयोग होता है। चल छोड़िए, हम बात कर रहे थे कि भारत शासन अधिनियम की और उससे संबंधित उसको हमारे शिक्षित जनों ने ये कहा और उससे संबंधित जो घटनाएं थी वो बता दी। और ये भाग 3 का भी क्वेश्चन आ जाता है परीक्षाओं में, कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को, तो भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक होते हैं। अब हम वापस से चलेंगे क्रांतिकारी घटनाओं की ओर। अब 1857 की क्रांति तक हम पहुँचे हैं। 1857 की क्रांति तक जो भी कानून आए हमने उनको भी समझ लिया है, किस तरह से हर घटना के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ ना कुछ सुधार करते गए ताकि दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। लेकिन आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है और कई क्रांतिकारी घटनाएं होंगी और उस सब को हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।